एवरीवन, माय नेम इज खुशबू बिश्नोई। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AV स्क्वायर। तो आज का हमारा टॉपिक है ABG एनालिसिस। ये टॉपिक हमारे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया है, जो कि ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से निकल कर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ABG एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज ABG। तो आइए हम पढ़ते हैं कि क्या होता है ABG। A blood test that measure the amounts of oxygen and CO2 in your arterial blood as well as the blood's acid base balance। मतलब ABG एनालिसिस के अंदर हमारी आर्टरी में ऑक्सीजन, CO2 और एसिड बेस बैलेंस को चेक किया जाता है, जिसके अंदर एसिड का मतलब होता है H+ आयन और बेस का मतलब होता है OH- आयन। ABG analysis used for diagnosis of respiratory metabolic disorders, ventilation status, acid base balance के लिए हम ABG analysis को डायग्नोसिस करते हैं। उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट फॉर ABG एनालिसिस सैंपल, हमारे ABG एनालिसिस जो सैंपल हम लेंगे उसके लिए मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? साइट होती है रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो है हमारी बॉडी के अंदर हमारे थंब साइड में प्रेजेंट होती है और अल्नार जो आर्टरी है वो लिटिल फिंगर की साइड में प्रेजेंट होती है। तो मोस्ट कॉमन साइट होती है ABG एनालिसिस सैम्पलिंग के लिए रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी को ही क्यों चूज किया गया है? बिकॉज उसका एनाटॉमिकल एडवांटेज ये है कि वो इजी पाल्पेबल है और उसका क्लिनिकल एडवांटेज ये है कि लोअर रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, कोलेटरल सर्कुलेशन और लेस पेनफुल होती है। अब एक वर्ड आया है कोलेटरल सर्कुलेशन। कोलेटरल सर्कुलेशन का मतलब होता है कि कोलेटरल सर्कुलेशन मीन्स बैकअप प्लान ऑफ द ब्लड। जैसे हमने रेडियल आर्टरी को कंप्रेस कर दिया तो अब हमारे हैंड के डिस्टल पार्ट के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो ये कोलेटरल सर्कुलेशन क्या करता है, उस बैकअप ब्लड फ्लो को हमारे डिस्टल पार्ट ऑफ द हैंड तक पहुंचा देता है। इसलिए हम रेडियल आर्टरी को ABG एनालिसिस के सैंपल के लिए यूज करते हैं। और दूसरी आर्टरी भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फेमोरल आर्टरी है। ABG एनालिसिस के एनालिसिस में सैंपल लेने के लिए सबसे पहले हमें एलन टेस्ट करना पड़ता है। एलन टेस्ट क्या होता है, आइए अब इसको समझते हैं। द एलन टेस्ट इज अ क्विक नॉन इन्वेजिव चेक फॉर कोलेटरल सर्कुलेशन इन द हैंड। अब ये नॉन इन्वेजिव क्या होता है? इन्वेजिव का मतलब होता है, इस वर्ड का मीनिंग है हार्मफुल, कि हम पेशेंट की बॉडी को हार्म कर रहे हैं, उस पर कई कट लगा रहे हैं, उसको किसी आर्टरी को पंचर कर रहे हैं। तो नॉन इन्वेजिव का मतलब होता है कि हम उसको बिना पंचर किए, बिना उसको डैमेज किए हम नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर करते हैं, वो हम एलन टेस्ट के अंदर यूज करते हैं। और ये जो एलन टेस्ट है वो हम ABG सैंपल लेने से पहले करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं? कोलेटरल सर्कुलेशन इन द हैंड। कोलेटरल सर्कुलेशन मैंने आपको बता दिया कि बैकअप प्लान जो होता है, परफॉर्म्ड बिफोर ड्रॉइंग एन ABG सैंपल फ्रॉम द रेडियल आर्टरी to ensure the ulnar artery। प्राइमरी पर्पस ऑफ एलन टेस्ट। अब एलन टेस्ट करते क्यों, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है? बिकॉज हमें रेडियल आर्टरी की पेटेंसी चेक करनी है और उसका कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करना है कि रेडियल आर्टरी प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, या हमारे ABG सैम्पलिंग के लिए परफेक्ट आर्टरी है या नहीं है। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा एलन टेस्ट का पहला स्टेप क्या होने वाला है। कंप्रेसिंग द रेडियल एंड अल्नार आर्टरीज फॉर 5 to 10 सेकेंड्स। अब सबसे पहले हम जो वो टेस्ट करेंगे, जो हमारा एलन टेस्ट परफॉर्म होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, पेशेंट के हैंड के थ्रू, ये इस साइड में हमारी थंब की साइड में रेडियल आर्टरी होती है और लिटिल फिंगर की साइड में अल्नार आर्टरी होती है। तो इन दोनों आर्टरीज को साथ में 5 to 10 सेकेंड्स के लिए कंप्रेस करके रखेंगे एंड देन उसके बाद में हम अल्नार आर्टरी को रिलीज कर देंगे और रेडियल आर्टरी की जो हैंड का जो कलर होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, आप उस पिक्चर में देखिएगा कि ये देखिए हमने सबसे पहले है ना दोनों आर्टरीज को कंप्रेस किया है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। उसके बाद में हमने फिस्ट को क्लोज किया है एंड देन ओपन किया है, तो वो हमारा जो फिंगर्स वाला जो पार्ट है हैंड का वो पूरा पेल हो चुका है। उसके बाद में हमने अल्नार आर्टरी को रिलीज कर दिया है, तो धीरे धीरे कोलेटरल सर्कुलेशन के हिसाब से जो हमारी रेडियल आर्टरी है वो हमारे सारे आने वाले पार्ट को जो है वो रेड उसका बैकअप प्लान दे रही है, यानी कोलेटरल सर्कुलेशन कर रही है। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। उसके बाद में
After seeing hand color pale to red, then draw the sample for ABG analysis from radial artery. जब हम अपने डिस्टल पार्ट ऑफ हैंड के अंदर रेड कलर देख लेंगे तो उसके बाद में हम सिरिंज की हेल्प थ्रू ABG जो है एनालिसिस का जो सैंपल है वो रेडियल आर्टरी के थ्रू हम ड्रॉन आउट कर लेंगे। उसके अंदर एक सिरिंज यूज होती है जिसकी आप पिक्चर दे सकते हैं। इसके ये जो सिरिंज है वो 1 ml, 2 ml, 5 ml की जो सिरिंज है वो मिलती है। इसके अंदर देखिएगा आप पिक्चर के अंदर जैसे ये सिरिंज बताई गई है, ये ABG सिरिंज है, ये निडल इसकी निडल की कैप है और ये निडल प्रोटेक्टिव स्लेवेज उसके ऊपर प्रेजेंट होता है और ये निडल आप पिक्चर में देख सकते हैं। आफ्टर कलेक्ट द ABG सैंपल प्लेस द सैंपल इनटू एन आइस स्लरी। मतलब हमने जैसे ही पेशेंट का सैंपल लिया, ABG सैंपल ले लिया हमने रेडियल आर्टरी से और आइस वाटर मिक्सचर करेंगे। एक आइस स्लरी का मतलब होता है आइस वाटर मिक्सचर, उसके अंदर हम सैंपल को रखेंगे इमीडिएटली आफ्टर द सैंपल। ठीक है, उसके बाद में हम 15 to 20 मिनट्स के अंदर उस सैंपल को लेबोरेटरी में ट्रांसफर कर देंगे फॉर द ABG एनालिसिस रिपोर्ट के लिए। वाई शुड यूज आइस फॉर ABG सैंपल? मेरा आपसे एक सवाल है, वाई शुड यूज्ड आइस फॉर ABG सैंपल? हमने जो सैंपल लिया है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम इमीडिएटली वो सैंपल लेके उसको आइस स्लरी या वाटरी मिक्सेस जो आइस का जो पैक होता है उसके अंदर रख देंगे। क्यों रखेंगे? बिकॉज हमारी जो सैंपल के अंदर जो pH है, जो उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, उसको स्लो डाउन करने के लिए, ताकि हम 15 to 20 मिनट्स के अंदर उसको लैब में भेज देंगे तो हमें रॉन्ग रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी पेशेंट की, इसलिए हम आइस का यूज़ करते हैं। ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं कि हम यहाँ से ये इस पिक्चर में आपको ये सैंपल ये सिरिंज दिख रही है, ये सैंपल ड्रॉ आउट हो रहा है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि ABG एनालिसिस क्या होता है, कौन सी साइट हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं, रेडियल आर्टरी यूज़ करते हैं उसके लिए, हमने सिरिंज देख ली, सैंपल कैसे लेते हैं हमने वो सब देख लिया। अब हम देखेंगे कि ABG एनालिसिस के अंदर पैरामीटर्स, कौन से पैरामीटर्स असेस करते हैं ड्यूरिंग द ABG एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पैरामीटर्स बताती हूँ। pH, जो कि हमने छोटी क्लास में पढ़ा कि पावर ऑफ हाइड्रोजन होती है pH। उसके बाद है PaCO2, उसके बाद है HCO3, उसके बाद है PaO2, उसके बाद में सैचुरेशन O2 है। तो ये सारी जो वैल्यूज़ है, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं ये ABG एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं। अब इनकी नॉर्मल वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, तभी तो हम पेशेंट की वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू में डिफरेंस निकाल के फिर हम बोलेंगे कि आपको ये डिसऑर्डर है, आपको ये प्रॉब्लम है या आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल है। तो आइए हम जानते हैं कि पैरामीटर्स की नॉर्मल वैल्यूज़ क्या है। तो pH है, उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 एंड 7.45। उसके बाद pH जो CO2 होती है उसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 35 to 45 mmHg। उसके बाद HCO3 होती है उसकी 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। उसके बाद में PaCO2 जो है उसकी 80 to 100 mmHg होती है। उसके बाद सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो 95 to 100% होता है। ये तो हमने हमारे पैरामीटर्स की नॉर्मल जो वैल्यू है वो हमने यूज़ पढ़ ली। अब हम आगे देखते हैं कि ABG के जो पैरामीटर्स हैं उनसे हमें कैसे पता चलेगा कि pH एसिडिक है या एल्कलिक है या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो वो उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि pH का लेवल अगर लेस देन, जैसा कि आपको दिख रहा है कि लेस देन 7.35 एसिडोटिक है, तो लेस देन 7.35 होगा तो वो एसिडोटिक होगा और मोर देन 7.45 होगा वो एल्कोटिक होगा। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं कि PaCO2 का मतलब क्या होता है। हमने ऊपर वाला जो पैरामीटर पढ़ा है, तो PaCO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, फॉर रेस्पिरेटरी कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। देन HCO3 माइनस हमने पढ़ा, वो फॉर मेटाबॉलिक कंपोनेंट के लिए यूज़ किया जाता है। आगे हम पढ़ते हैं अब अपना रोम रूल। एक रूल आता है रोम रूल। क्या रूल है आइए समझते हैं। रोम रूल में से हम R लेते हैं, R का मतलब होता है रेस्पिरेटरी, और उसमें से हम O लेंगे तो O का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी कि रेस्पिरेटरी जो है वो ऑपोजिट होता है। तो हमने दो पैरामीटर्स लिए, इसमें से एक लिए हमने pH
और एक ली हमने CO2। मतलब pH और CO2 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इस रोम रूल के अंदर। मतलब कि तो CO2 डिक्रीज हो जाएगी और CO2 इंक्रीज होगी तो pH डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगले वाला रूल का जो हमारा फॉर्मेट है उसमें है मेटाबॉलिक। M का मतलब होता है मेटाबॉलिक और E का मतलब होता है इक्वल। इसके अंदर हम दो पैरामीटर्स लेंगे फिर से, एक तो होगी pH, एक होगा HCO3। अब इसमें ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब pH बढ़ेगी तो HCO3 भी बढ़ेगा और pH घटेगी तो HCO3 भी घटेगा। अब हम पढ़ेंगे ABG एनालिसिस। एक्चुअल में एनालिसिस होता क्या है, क्या टाइप्स हैं, इसमें कितने तरह के डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं ABG एनालिसिस। तो ABG जो एनालिसिस है वो दो तरीके का होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, एक होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उसके अंदर दो डिसऑर्डर, एक होता है एसिडोसिस, एक होता है एल्कलोसिस। एक होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उसके बाद में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी दो तरीके का ही होता है, सेम एज एसिडोसिस और एल्कलोसिस। अब हम इन चारों डिसऑर्डर्स को एक एक करके डिफाइन करेंगे, इनके जो मैनेजमेंट है, इनका जो कॉज है, इनको कैसे हमें कैसे पता चलेगा कि किस में क्या हो रहा है। ये जो चारों डिसऑर्डर है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम इसको बहुत इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, हम सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर रहेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि pH डिक्रीज है और CO2 इंक्रीज है। ठीक है, तो ऐसा तो हम चारों डिसऑर्डर में भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शॉर्ट टिप बता देती हूँ कि कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले जिसमें आपको pH डिक्रीज देखने को मिले, तो हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो एसिडिक है या एल्कलिक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब pH डिक्रीज होती है तो वो एसिडोसिस ही होगा। अब रेस्पिरेटरी होगा या मेटाबॉलिक होगा ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमने एक चीज़ डिफाइन कर ली है कि वो एसिडोसिस होगा जहाँ pH डिक्रीज होगी, और जहाँ pH इंक्रीज होगी वो एल्कलोसिस हो जाएगा। अब हमें ये डिफाइन करना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो हम देखेंगे कि CO2 का लेवल है वो इंक्रीज है, क्योंकि हमने रोम रूल में पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी अपोजिट होता है, यानी कि pH इंक्रीज हुई तो CO2 डिक्रीज होगी और CO2 इंक्रीज हुई तो pH डिक्रीज होगी। तो आइए देखते हैं कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या है, pH डिक्रीज है यानी कि CO2 इंक्रीज है। तो CO2 इंक्रीज होने की वजह से हमारी बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन हो जाता है और वही इसका प्राइमरी कॉज होता है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का प्राइमरी कॉज क्या हो गया, हाइपोवेंटिलेशन हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि CO2 की जो है वो इंक्रीज है। तो और भी बहुत सारे कॉजेज हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के, आइए हम उनको पढ़ते हैं। फर्स्ट कॉज है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहलाता है ये COPD। ये एक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का कॉज है, इसकी वजह से भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, बर्न है, एक्यूट पल्मोनरी एडिमा है, ड्रग ओवरडोज जैसे कि मॉर्फिन। हमने पढ़ा है कि ना मॉर्फिन ड्रग हम किसी पेशेंट को देते हैं तो वो हमारी रेस्पिरेटरी को स्लो डाउन कर देता है, तो उसकी वजह से भी हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है। हेड इंजरी है, जब कोई पेशेंट आता है हमारे पास हेड इंजरी का, तो उसकी वजह से भी उसकी रेस्पिरेटरी रेट जो है वो स्लो होती है, तो उसकी वजह से हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी देखने को मिल सकता है। सेडेटिव ड्रग की वजह से भी हमारी रेस्पिरेटरी स्लो हो जाती है, तो उसमें भी क्या देखने को मिलेगा, हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से पेशेंट में क्या हुआ है, तो हम उसके लिए क्या देखेंगे, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। तो जिस किसी भी पेशेंट के अंदर कन्फ्यूज़न देखने को मिले, हेडेक देखने को मिले, या फिर कोई सीवियर कंडीशन पेशेंट आया है तो वो कोमा में भी जा सकता है। हाइपरकैलेमिया होता है। अब हाइपरकैलेमिया कैसे होगा कि जो H+ आयन होते हैं वो पोटेशियम को क्या करते हैं, जैसे ही हमने देखा कि CO2 इंक्रीज हो रही है इसके अंदर और pH हमारी डिक्रीज हो रही है क्योंकि एसिडोसिस है, तो H+ आयन इंक्रीज हो जाएंगे और पोटेशियम को सेल से बाहर निकाल देंगे, उसको शिफ्ट कर देंगे सेल के बाहर। किस में शिफ्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा और उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपरकैलेमिया कहते हैं। और हमारा जो टाइडल वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, जो हम एक रिलैक्स नॉर्मल जो ब्रीथ करते हैं उसके इन और आउट में जो ब्रीथ बच जाती है उसी को हम टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो है वो 500 ml होती है।
उसके बाद में पेशेंट को डिस्पनिया भी देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, बीपी भी डिक्रीज हो जाएगी, रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा पेशेंट में, या सीजर्स आ सकते हैं, एंजाइटी है। ये सारे जो सिम्टम्स है वो हमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो हमने कॉज पढ़ लिया, साइन ऑफ सिम्टम पढ़ लिए, अब हम उस पेशेंट को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, यानी उसका मैनेजमेंट करेंगे। असेस पेशेंट रेस्पिरेटरी रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट का रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे, उसके बाद में हम उसको O2 थेरेपी भी देंगे या चेस्ट फिजियोथेरेपी भी दे सकते हैं। अगर इनसे बात नहीं बन रही है तो हम उसको नेबुलाइजेशन करेंगे। नेबुलाइजेशन होता है, एक मशीन होती है, उसके अंदर हम साल्बुटामोल एक ड्रग आती है, उसको डालते हैं तो वो गैस फॉर्म में उस पेशेंट तक पहुंचाई जाती है, या फिर हम ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो हम सक्शन कर सकते हैं। फिर हमने ऊपर पढ़ा कि भाई CO2 के इंक्रीज होने की वजह से पेशेंट की बॉडी में हाइपोवेंटिलेशन हो गया है, तो अब वेंटिलेशन को भी मैनेज करना पड़ेगा। तो उसके लिए दो तरीके हैं अपने पास, एक है इन्वेजिव, एक है नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया है कि हार्म करना पेशेंट को। तो जैसे कि इन्वेजिव मेथड से हम वेंटिलेशन कैसे कर सकते हैं पेशेंट को, ET ट्यूब डालकर, जिसके लिए हमें ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी। देन नॉन इन्वेजिव का तरीका है अपने पास बाईपैप और CPAP। बाईपैप का मतलब होता है बाईलैटरल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और CPAP का मतलब होता है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये यूज़ कर सकते हैं, ये इस तरीके के मास्क जो आते हैं उनको यूज़ करके हम वेंटिलेशन को पेशेंट में मैनेज कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि आप रैपिडली ब्रीथिंग कीजिए, मतलब ज़ोर ज़ोर से सांसें लीजिए। उसके बाद अगर जैसे COPD का पेशेंट आया है तो उसके लिए हम पर्पस लिप ब्रीथिंग करते हैं। पर्पस लिप ब्रीथिंग का मतलब होता है कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप पूरी जो ब्रीथिंग है उसको इनहेल कीजिए एक साथ में, और लिप्स के थ्रू आप आउट गैस को आउट कीजिए अपने ब्रीथ के थ्रू। देन हम हाइड्रेशन थेरेपी भी दे सकते हैं उनके लिए। अब हमने ये क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस पढ़ा। तो हम पहले इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, जैसे हमारा क्वेश्चन है, अ पेशेंट ABG रिजल्ट शो अ pH ऑफ 7.28 and partial CO2 of 60 mmHg and HCO3 of 26 millicroon per liter दिया गया है। What is the interpretation of this ABG result? अभी क्वेश्चन अपने पास आया है, ठीक है। अपने पास चार ऑप्शन है, कौन कौन से ऑप्शन है, एक है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, एक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, और D ऑप्शन है अपने पास नॉर्मल। अब इन चारों में से हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर क्या दिखा है, तो अब सवाल को वापस पढ़ते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो है वो pH कितनी दी हुई है, 7.28 दी हुई है। मतलब हमें नॉर्मल वैल्यूज याद रखनी पड़ेगी, जब तक नॉर्मल वैल्यू याद नहीं होगी तब तक हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है pH की, 7.35 टू 7.45 होती है। यहाँ पे कितनी दी रखी है, 7.28 दी गई है, मतलब pH डिक्रीज है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब pH डिक्रीज होती है तो क्या होता है, एसिडोसिस होता है। अब ये नहीं पता कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, लेकिन हमें ये पता है कि एसिडोसिस जरूर है। तो हमारे दो ऑप्शन तो पहले ही निकल गए, एक A ऑप्शन निकल गया, एक D ऑप्शन निकल गया। अब दो ऑप्शन बचे हैं, B और C में से कोई एक है। उसके बाद देखिएगा कि HCO3 का जो लेवल है वो नॉर्मल है, 26 है, और CO2 का लेवल इंक्रीज दिया हुआ है, 60 mmHg दिया हुआ है। दैट मीन्स क्या है, तो हम आंसर टिक करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टिक करते हैं तो उसमें देखेंगे कि जो हमारा आंसर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों हुआ, क्योंकि CO2 का लेवल इंक्रीज था और pH का लेवल डिक्रीज था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारा फर्स्ट डिसऑर्डर हो गया। सेकंड डिसऑर्डर आता है रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये बताया कि इसमें देखिएगा आपको दिख रहा है कि pH इंक्रीज है और CO2 डिक्रीज है। तो हमें ये तो पता चल गया कि जब pH इंक्रीज होती है तो एल्कोलोसिस होता है, और जब pH डिक्रीज होती है तो एसिडोसिस होता है। अब इसमें देखिए CO2 डिक्रीज है, क्योंकि रोम रूल में हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी के अंदर जो है वो अपोजिट होता है। यहाँ पे pH इंक्रीज जा रही है तो CO2 डिक्रीज हो जाएगी, और CO2 की डिक्रीज होने से हमारी बॉडी में हाइपर वेंटिलेशन हो जाएगा, जो कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस का मेन कॉज है। देखते हैं और कौन कौन से कॉज हैं, एंजाइटी है,
पैनिक अटैक्स है, फीवर है, पेन है, जब कभी भी किसी पेशेंट को सीवियर स्ट्रेस, एंजाइटी, फीवर आता है या वो हाई एल्टीट्यूड पे चला जाता है, जैसे जो माउंटेन्स है वहाँ पे जाएगा, तो उसकी जो CO2 का जो सैचुरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा और पीएच जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा हमें, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। जैसे हिस्टीरिया है, हिस्टीरिया क्या होता है, अटेंशन सीकिंग पर्सनैलिटी होती है। जब किसी भी पर्सन को ना अटेंशन नहीं मिलती है तो उसको अटेंशन सीकिंग जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, हिस्टीरिया हो जाता है। तो उसकी वजह से उसको स्ट्रेस होने लग जाता है, एंजाइटी होने लग जाती है और उस वजह से उसकी बॉडी में रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, एक अर्ली सिलेटिक पॉइजनिंग होती है, मतलब एस्पिरिन जो ड्रग होती है उसका अर्ली पॉइजनिंग होना, उसमें भी हम रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस को देख सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे हमें, मतलब साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। जैसे इसमें रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में हाइपरकैलेमिया हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ट्रैकीकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया का मतलब होता है जो हमारी हार्ट रेट है वो 100 से अबाउट जा रही है, तो उसको हम ट्रैकीकार्डिया बोलेंगे। और इसमें साइनोसिस देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, डिजीनेस देखने को मिलेगा। वो पेशेंट का फेस जो एक्सप्रेशन है वो बिल्कुल डल हो जाएगा, वो पूरा एकदम रेस्टलेस फील करेगा, लो एनर्जी फील होगा उसको। तो रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे, हम काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, ठीक है, काउंसलिंग करेंगे। उसके बाद में हम उसको एजुकेट करेंगे कि भाई आप अपने रेस्पिरेटरी को मैनेज कीजिए, आप स्लो स्लो ब्रीथिंग कीजिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है, ये ट्राई करेंगे। हम उसकी एंजाइटी को रिमूव करने का ट्राई करेंगे। उसके बाद हम उसको नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट में रखेंगे कि कोई भी इन्वायरमेंट जो है वो उसको स्टिमुलेट ना कर सके, नहीं तो इन्वायरमेंट जो उसको स्टिमुलेट करेगा तो उसकी ब्रीथिंग पैटर्न में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद में एक वर्ड आया है पेपर ब्रीथिंग। पेपर ब्रीथिंग वो होती है कि एक पूरा पैक पेपर होता है, उसको हम पेशेंट के माउथ पे लगाते हैं और उसको कहते हैं कि आप इसके पेपर के अंदर ब्रीथ कीजिए और ब्रीथ इन कीजिए और आउट कीजिए, तो उसको हम पेपर ब्रीथिंग बोलते हैं, ठीक है। और उस पेशेंट को हमने देखा कि उसके सिम्टम्स उसको पेन भी हो रहा था, तो पेन को रिड्यूस करने के हम एनाल्जेसिक्स यूज़ करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 ड्रग्स बताई गई, जैसे आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेन भी यूज़ कर सकते हैं, एनाल्जेसिक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिम्टम्स में पढ़ा कि पेशेंट को फीवर भी आ रहा है, तो फीवर के लिए हम स्पंजिंग कर सकते हैं, और ज़्यादा फीवर है तो हम पैरासीटामोल यूज़ कर सकते हैं फीवर को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, अ पेशेंट ABG रिजल्ट शो अ pH 7.48 और इसका जो CO2 का लेवल है वो 30 mmHg दे रखा है और HCO3 का लेवल 26 मिलीक्यूरेंट पर दे रखा है। तो हमसे क्या पूछा है कि व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ABG रिजल्ट, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये बताया गया है कि ऑप्शन में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगा या नॉर्मल होगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ, वही वापस बताऊंगी कि pH कितनी दे रखी है, 7.48 देखिए, मतलब नॉर्मल pH तो हमें पता है कि 7.45 होती है, ठीक है। तो यानी pH इंक्रीज है, pH इंक्रीज, इसका मतलब क्या हो गया कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि एल्कोलिसिस तो होगा, वो रेस्पिरेटरी होगा कि मेटाबॉलिक होगा ये नहीं पता हमें, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, तो हमने देखा कि CO2 का लेवल कम है, क्योंकि CO2 का नॉर्मल लेवल तो हमने 35 से 45 mmHg पढ़ा था, ठीक है। हमने आगे देखा कि HCO3 का लेवल भी नॉर्मल है, यानी pH इंक्रीज है और CO2 का लेवल जो है वो डिक्रीज है। तो हमें पता चल गया कि ये ऐसा सीन तो हमारे पास रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है उस पर मूव करते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। नाम से पता चल रहा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मतलब इसमें कौन कौन से पैरामीटर यूज होंगे, pH यूज होगी और HCO3 यूज होगा। अब एसिडोसिस आया है मतलब pH डिक्रीज होगी, लेकिन हमने रोम का रूल पढ़ा था, उसमें क्या रूल था कि जो मेटाबॉलिक जो होता है वो इक्वल होता है, M और E का रिलेशन पढ़ा था, यानी मेटाबॉलिक M का मतलब मेटाबॉलिक हो गया और E का मतलब इक्वल हो गया, तो इसमें pH गिरेगी तो HCO3 भी गिरेगा, ठीक है। तो एसिडोसिस का मतलब ही pH का लो होना होता है।
अब ये किस वजह से होता है, तो ये डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है, मतलब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में देखने को मिलेगा, ये इसका फर्स्ट कॉज होता है। दूसरा कि रीनल फेलियर वाले पेशेंट के अंदर, कार्डियक शॉक है किसी को उसके अंदर, और सीवियर डायरिया हो रहा है किसी को, तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। फास्टिंग देखने को मिलेगी जिसके अंदर, लैक्टिक एसिडोसिस है तो उसके अंदर भी हमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एस्प्रिन की जो टॉक्सिसिटी है वो हमें उस पेशेंट के अंदर हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो हम देखते हैं कि साइनम सिम्टम में एक है डीप रैपिड ब्रीथिंग, जिसको हम कुश्मॉल ब्रीथिंग भी बोलते हैं। कुश्मॉल ब्रीथिंग में आप आगे पिक्चर्स में देखिए, इस तरह का जो पैटर्न होता है ब्रीथिंग का, उसको हम कुश्मॉल ब्रीथिंग बोलते हैं, यानी कि वो गहरी गहरी सांसें और जल्दी जल्दी सांसें लेगा। डीप का मतलब गहरी, रैपिड का मतलब जल्दी जल्दी हो गया। पेशेंट में जो है हमें एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग देखने को मिलेगी, हाइपरकैलेमिया भी देखने को मिलेगा, लेथार्जिक देखने को मिलेगा पेशेंट, मसल वीकनेस हो जाएगी उसकी, कोल्ड एंड क्लैमी स्कैन हो जाएगा, ड्राउजीनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसको ऐसे नोजिया वॉमिटिंग जैसा लगेगा कि भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जी मचल रहा है, तो ऐसा हमको किस में देखने को मिलेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में देखने को मिलेगा। तो अब हमें इस पेशेंट का क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। तो मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या एडमिनिस्टर करेंगे, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। कौन कौन से, RL यानी रिंगर लैक्टेट देंगे, और NS नॉर्मल सलाइन उसको आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने ऊपर साइनम सिम्टम में पढ़ा कि पेशेंट को वॉमिटिंग भी हो रही है, तो उसके लिए एंटीएमेटिक दे सकते हैं। हेडेक हो रहा है तो एनाल्जेसिक्स भी दे सकते हैं। डायरिया हमने पढ़ा कि सीवियर डायरिया हो रहा है तो हम उसको एंटी डायरियल ड्रग देंगे। स्पोरोलैक्टिन होती है एंटी डायरियल ड्रग, वो उसको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए सोडा बाइकार्बोनेट भी एडमिनिस्टर करके हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाइड्रेशन थेरेपी भी दे सकते हैं। अब हमारे पास एक केस आता है, अगर इन केस कोई हाइपरटेंशन का पेशेंट आया है और उसके अंदर हमने एबीजी एनालिसिस में रिपोर्ट में ये पाया कि उसको जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो हम उसको प्रॉपरली ट्रीट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैल्शियम ग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाएंगे। अब कैल्शियम ग्लूकोनेट को इंजेक्शन लगाने के लिए हम एक 10 रूल यूज़ करते हैं। 10 रूल यूज़ का मतलब है कि 10 ml तो हम लेंगे सॉल्यूशन, 10% सॉल्यूशन लेंगे और 10 ml वाटर में उसको सॉल्यूशन को डिज़ोल्व करेंगे और 10 मिनट में उस पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे। मतलब 10-10-10 का रूल फॉलो होगा। उसके बाद में हम इंजेक्शन वो D25 भी यूज़ करेंगे और रेगुलर इंसुलिन भी यूज़ करेंगे, IV उसको प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में उसके कॉज में पढ़ा कि डायबिटिक पेशेंट है। और निबुलाइजेशन के लिए साल्बुटामॉल भी दे सकते हैं, और ज़्यादा सीवियर कंडीशन हमें दिखी पेशेंट की तो हमें हीमोडायलिसिस भी करना पड़ेगा। तो आइए हम इस मेटाबॉलिक एसिडोसिस को एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। अ 50-year-old पेशेंट विद अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, मतलब एक 50-year-old का पेशेंट आया है और उसकी डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री है। ही इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद सीवियर डायरिया, और उसको सीवियर डायरिया भी है क्योंकि हमने कॉज में पढ़ा था। द पेशेंट एबीजी रिजल्ट शो क्या शो कर रहा है, पीएच है 7.28 और उसका CO2 है 35 mmHg और उसका HCO3 का लेवल है 19 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब व्हाट इज द एसिड बेस इम्बैलेंस इन दिस पेशेंट, हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें रिपोर्ट देख के पता चलेगा कि क्योंकि इसका पीएच का लेवल तो 7.28 है और नॉर्मल तो होता है 7.35 से। ठीक है, और हमने देखा कि CO2 का तो लेवल नॉर्मल है 35 mmHg है, लेकिन HCO3 का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है 19 मिलीग्राम पर हो रहा है। तो हमने पढ़ा था कि एसिडोसिस का मतलब होता है पीएच का डिक्रीज होना, और HCO3 का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। क्योंकि हमने वो रूल पढ़ा था, क्योंकि मेटाबॉलिक क्या है, इक्वल होता है, पीएच डिक्रीज हो रही है तो HCO3 का लेवल भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा लास्ट डिसऑर्डर आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। ठीक है, लास्ट डिसऑर्डर क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। नाम से पता चल रहा है एल्कलोसिस है, दैट मीन्स जो है पीएच इंक्रीज होगी और HCO3 भी इंक्रीज होगा, क्योंकि हमें रोम रूल याद करना है।
क्योंकि एम का मतलब मेटाबॉलिक और ई का मतलब इक्वल होता है, तो दोनों साथ में इंक्रीज होंगे और दोनों साथ में डिक्रीज होंगे। तो इसके कॉज क्या है? इसका कॉज है सीवियर वॉमिटिंग, ठीक है, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे कोई एक्सीडेंटल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंटल पेशेंट आया हमारे पास और उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग सीवियर ब्लीडिंग हो रही है और हमें मैसिवली ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, मतलब कि 4 घंटे के अंदर हमें 10 यूनिट ब्लड इन्फ्यूज़ करना है, तो उसकी वजह से भी जो है पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। एनजी ट्यूब सक्शन करने की वजह से भी हो सकता है, एक्सेसिव इनटेक ऑफ एंटासिड्स लेने की वजह से भी हो सकता है, अल्कलाइन डाइट यूज़ करने से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकता है। अब हम पेशेंट के अंदर साइन ऑफ सिम्टम में देखेंगे कि इरिटेबिलिटी है, पेशेंट को कन्फ्यूज़न हो रहा है, ट्रैकीकार्डिया हो रहा है, डिक्रीज हो रही है उसकी बीपी, पेशेंट लेथार्जिक है, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ट्रिमर्स देखने को मिलेंगे और मसल्स क्रैम्प्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अब हमें मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को मैनेज करना है, ठीक है। तो मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे? एंटीइमेटिक ड्रग देंगे, क्योंकि हमने उसका फर्स्ट कॉज ही सीवियर वॉमिटिंग पढ़ा है, तो सीवियर वॉमिटिंग को रोकने के लिए हम एंटीइमेटिक ड्रग्स यूज़ करते हैं और वो हम सभी जानते हैं ऑन्डेनसेट्रोन होती है। उसके बाद में हमने हाइपोकैल्सीमिया भी पढ़ा है, तो हाइपोकैल्सीमिया को मैनेज करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोनेट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, वही जो हमने पहले पढ़ा था 10 रूल लगाएंगे। उसके बाद में हमें यूजुअली तो अवॉइड करना है मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यूजुअली में अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी रिक्वायर्ड हो तो देन हम SAGM जो एंटीकोगुलेंट होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। SAGM क्या होता है? सलाइन एडिनिन ग्लूकोज मैनिटोज जो होता है वो हम पेशेंट को प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं कि अ पेशेंट ABG रिजल्ट शो अ pH ऑफ 7.48 की pH है, CO2 जो है वो 35 mmHg है एंड H3 जो है वो 28 मिली इक्विवेलेंट पर दिया हुआ है। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस ABG रिजल्ट? अब इस रिजल्ट के थ्रू हमें पता लगाना है कि कौन सा जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो हमें देखने को मिलेगा। तो हमने देखा कि pH इंक्रीज है, CO2 नॉर्मल है, लेकिन SCO3 भी इंक्रीज है, तो pH इंक्रीज है मतलब एल्कलोसिस हो गया और SCO3 साथ में इंक्रीज है मतलब मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जो भी हमने ये 4 डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं, इनके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए एक ही तरीका है कि आपको अपने नॉर्मल पैरामीटर्स जो हैं वो याद रखने होंगे। देखिए, नॉर्मल पैरामीटर्स को याद रखने का सिंपल तरीका है, pH याद होनी चाहिए। pH नॉर्मल कितनी होती है? 7.35 टू 7.45 होती है। उसके बाद में CO2 का लेवल 35 से 45 mmHg होता है। उसके बाद में SCO3 का लेवल 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। उसके बाद में ये 3 पैरामीटर्स याद रखने हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बता रही हूँ कि नॉर्मल pH का लेवल या नॉर्मल पैरामीटर्स अपन को याद हो गए, लेकिन pH का डिक्रीज होना मतलब एसिडोसिस, pH का इंक्रीज होना मतलब अल्कलोसिस। तो हमने ये एक चीज़ फाइंड आउट कर ली। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि रेस्पिरेटरी है कि मेटाबॉलिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ध्यान देना है जो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर कि pH हमने फाइंड आउट कर ली, उसके बाद में CO2 दे रखा है तो वो रेस्पिरेटरी में चला जाएगा और SCO3 दे रखा है तो वो किस में आ जाएगा? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आ जाएगा। थैंक यू।